ग्वारगम का वायदा 10,400 रुपए तो ग्वार सीड का वायदा 5,300 रुपए के नीचे बंद। आज करीब 1.5% तक की गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें तो बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे दो मेहमान जो आपके सभी सवालों के अगले आधे घंटे तक जवाब देंगे, कंवर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के, हरीश शाही हैं इंडियन मार्केट व्यू के, और साथ ही हमारे साथ दो और मेहमान होंगे जिनसे हम अलग अलग खबरों पर राय लेंगे। हमारे साथ सिराज हुसैन होंगे, एग्री इकोनॉमिस्ट और पूर्व कृषि सचिव भी हैं, और साथ ही प्रफुल्ल विठलानी होंगे, एस्टा के चेयरमैन, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। उनसे हम शुगर मार्केट का आउटलुक समझेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड के साथ बात करते हैं। गोल्ड में आज थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन क्या ये खरीदारी के लिए सही समय है क्या? हरीश जी बताइए, गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? 70,500 के आसपास खरीदारी करे या रुके और नीचे एंट्री का मौका मिलेगा? बेसिकली गोल्ड को देख के जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार डिप आनी चाहिए, क्योंकि कल जो हमने इसमें बाइंग देखी वो फॉलिंग यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से देखी, तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखा। और अभी प्रेजेंटली हमें लगता है कि एक हम लोग डिप का वेट कर लेते हैं और जहां से हमें बाइंग मिलेगी, और वो जो डिप मिलेगी वो मिलेगी हमें अराउंड 70,400 के अप्रॉक्स हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे। और इसके जो टारगेट्स रहेंगे 70,600 एंड 800, इवन 70,960 तक के हमारे टारगेट्स हैं। और वहीं डाउनसाइड रिस्क जो रहेगा वो 70,000 रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा। और चांदी में, चांदी क्या फिर से 80,000 के नीचे आ सकती है क्या हरीश जी? अगर किसी को खरीदना है तो कहां पर खरीदे चांदी? सर चांदी का मैंने पहले भी बताया था कि बहुत अच्छा है गोल्ड की कंपेयर में, तो मुझे चांदी ज़्यादा अच्छी लगती है बाइंग करने में। और हम लोग फिलहाल चांदी में एक जो कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि एक उसका ब्रेकआउट आ जाए रेंज का, और वो जो रेंज का ब्रेकआउट आएगा वो है हमें बाइंग करनी चाहिए 81,365 के अबव। और जो टारगेट्स रहेंगे 81,740 एंड 82,300 तक के हमारे पास टारगेट्स हैं। वहीं डाउनसाइड रिस्क जो है 80,750 का रहेगा, तो 80,000 के नीचे तो मुझे एज सच लग नहीं रहा। बाकी आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है और कोर्स पीपीआई का डेटा है, तो लेट्स सी कि मार्केट क्या लेता है, करवट बदलता है। हाँ, जितनी भी डिप मिले हम लोग बाइंग में एक्सपेक्ट करेंगे कि बाइंग हो वहां पर। चलिए अगले अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, वो है रोशन फेरवानी है, कटनी मध्य प्रदेश से। सोना इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 69,800 रुपए में। क्या करना चाहिए हरीश जी? 69,800 की शॉर्ट पोजीशन है इनके पास, क्या करें? सर 69,800 की अगर इनके पास शॉर्ट पोजीशन भी, तो इनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है हाईएस्ट 70,960 का होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आज ये लेवल क्रॉस करती है तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये नीचे आएगा शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में हमें गोल्ड में फिर बाइंग ही नजर आएगी। तो यही एक स्ट्रिक्ट एसल फिलहाल फॉर द टाइम बिंग बन रहा है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 70,960 का। चलिए एक दर्शक है कृष्ण है, दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है हमारे साथ। कॉपर पर ये जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। हरीश जी बताइए, कॉपर में कृष्ण को क्या करना चाहिए? सर कॉपर में जो हमारा व्यू है फिलहाल सर 785 के अराउंड चल रहा है, तो कॉपर में अभी फर्दर कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कॉपर में ये जो अगर ओवरऑल पीरियड अगर देखा जाए तो एक्यूमुलेशन का है, हमें यहाँ पे जो है माल इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क इसका बड़ा लिमिटेड है। डाउनसाइड रिस्क इसका हमारे पास ओनली 765 का है, और फर्दर बाइंग जो हमें जो कॉपर में स्ट्रॉन्गनेस दिखेगी हमें वो 792 के अबव हमें स्ट्रॉन्गली बाइंग दिखेगा। तो हाँ, एक्यूमुलेशन के ये बहुत अच्छे लेवल्स है कॉपर में। एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे लेवल है, आप यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट की संभावना कम है, तेजी की संभावना ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। अगले दर्शक हमारे साथ रमेश है, कर्नाटक से। सोने को किन स्तरों पर खरीदे या बेचे, क्या करना चाहिए? लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए इनको, रमेश जी को? हरीश जी। सर
जैसा हमने बताया कि गोल्ड में इनको लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है तो गाइज मैं जस्ट सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज आज भी इंपॉर्टेंट डेटा है और कल भी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इन्फ्लेशन के जो डेटाज हैं वो बहुत ईयर ऑन ईयर के भी हैं। तो अगर टेक्निकली देखें तो 7960 का वेट कर लीजिए आप। अगर ये ब्रेक होता है तो आप लोग लॉन्ग पोजीशन बनाइए और डेटा भी इस बीच में आ जाएगा। तो इमीडिएटली कोई पोजीशन क्रिएट ना करें। जिनका ऑलरेडी पोजीशन है, लाइक शॉर्ट भी है, तो भी अपना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस स्टिक, अपना जो स्टॉप लॉस स्टिक बेसिस पर मेंटेन करें। अगले दर्शक हमारे साथ अमित है नासिक से। क्रूड और नेचुरल गैस इन दोनों में क्या करना चाहिए? हरीश जी बताइए, क्रूड और एनजी क्या राय है? वन ऑफ द फेवरेट इस वक्त जो मोमेंटम है वो एनजी का है और क्रूड का ही है। और पोजिशनली हम लोग सजेस्ट करेंगे कि जिनका भी पोजीशन नहीं है वो एनजी को एक बार देखिए कि एनजी बहुत शानदार अपना जो है मोमेंटम लेके बैठी है। एनजी में डाउन साइड रिस्क नहीं है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पर, विच इज राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम का जो है फेज कन्वर्जन हुआ है, इवन मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स भी आए हैं। तो एनजी में तो अगर आपको 180 करंट लेवल्स पर, इवन 183 पर भी अगर डिप मिलती है, 180 तक भी आप एक्यूमुलेट करें। इसका डाउनसाइड रिस्क बड़ा लिमिटेड है। 170 के बिलो आप स्ट्रिक्टली चलें। और इसके जो बड़े टारगेट है पोजिशनली वो बहुत हमारे पास हैं। इसमें इवन 201 का फर्स्ट हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा जो हमारा टारगेट बनेगा। सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें 212 एंड इवन 236 तक के इसके बड़े टारगेट्स हैं। तो डाउनसाइड रिस्क इसका लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेश पोजीशन क्रिएट की जा सकती है एनजी में। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी एक्चुअली जो अच्छी पोजीशन बाइंग की थी वो थोड़ी सी मिस कर चुके हैं, क्योंकि क्रूड ने अपना बॉटम आउट बना लिया है। डबल बॉटम बनाया था क्रूड ने। और क्रूड में जो हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे वो अभी एक डिप का वेट कर लेते हैं। 664030 का आसपास हम लोग सजेस्ट करेंगे बाइंग के लिए इंट्राडे के पॉइंट से। और इसके जो टारगेट्स हैं 6823 6950 के हैं। और इवन 7045 तक की भी टारगेट है। वहीं डाउनसाइड रिस्क इसका 6580 है। और क्रूड में जो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रूड 7000 तक अप्रोक्स टेस्ट करेगा विद इन अ फ्यू डेज। तो क्रूड 6823 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। और एनजी पर ज़्यादा बुलिश हरीश जी हैं। उनको लगता है कि 180 के आसपास मौका मिले तो ज़रूर ले। 170 का स्टॉप लॉस और पहला टारगेट 201 का है। अगर वो टारगेट अचीव होता है तो फिर 212 और 236 रुपए के टारगेट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ दिशांत चौधरी हैं जयपुर से। इनका सवाल भी क्रूड को लेकर ही है। हालांकि आपने हरीश जी बता दिया है खरीदारी की राय, लेकिन एक बार फिर से दिशांत जी के लिए बता दीजिए, क्रूड ऑयल क्या करें, खरीदें या बेचें, ये जानना चाह रहे हैं। फिलहाल हर डिप पर हमें खरीदना है। रीजन बीइंग कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन है और वहां का जो बेसलाइन है वो वहां से बाउंस हुआ है। तो क्रूड में जितनी भी हमको डिप मिलेगी वो बाइंग के लिए बनती है। तो चलिए, बाइंग की सलाह यहां पर है। कॉल एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। 6823 के टारगेट के लिए यहां पर क्रूड खरीदने की सलाह हरीश जी की तरफ से है। चलिए, अब एग्री के बाद नॉन एग्री के बाद एग्री मार्केट का रुख करते हैं। एग्री मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ कंवर सादरी बने हुए हैं। सबसे पहले यहां पर हम जीरे की बात करेंगे, क्योंकि जीरे में आज फिर से काफ़ी नरमी दिखी। 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। 25,750 तक जीरा का वायदा आ चुका है। सादरी जी बताइए, जीरे में क्या हो रहा है? क्या और गिरावट लग रही है यहाँ से? नमस्कार ऋषभ मोहन जी। नमस्कार सर। सर, जीरा में मुझे अभी भी यहाँ से और मंदी होते हुए दिख रही है, क्योंकि जीरा में हम पिछले 15 से 20 दिन से देख रहे हैं और इनफैक्ट पिछले एक महीने से भी एक ट्रेंड बना हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 26,800 के आसपास। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि 27,000 के ऊपर मुझे जीरा इस बार लग नहीं रहा है। तो जीरा में सर कंटिन्यू में भी मैं यही सलाह दूंगा कि करंट लेवल पे भी एक बार के लिए आप तकरीबन 500 रुपए के लिए सेल बनाकर रखें। जीरा में ऊपर के प्राइजेस का सस्टेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल में डिमांड भी कम है और एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो भी जितनी हर साल हम ये टाइम पे देखते हैं उतनी इस साल नजर नहीं आ रही है। इस वजह से सर जीरा में मैं सेल ही मेंटेन करूंगा।
24,800 रुपये तक भी जीरा का वायदा आ सकता है। गिरावट और यहाँ से गहरा सकती है, ऐसा सादरी जी को लगता है। धनिया बताइए, धनिया तो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, क्या और गिरावट बची है? अगर बची है तो कहाँ तक नीचे फिसल सकता है धनिया का वायदा? विष्णुवन जी, धनिया हम पिछले 10 से 15 दिनों से देख रहे हैं कि तकरीबन 7200 से लेके 7850, 6850 तक का प्राइस हमने सिर्फ 8 या 10 ट्रेडिंग सेशंस में आते हुए देखा है। इसका मेन रीजन ये है कि फिजिकल का जो डिमांड है वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, प्लस पिछले साल का हम कैरी फॉरवर्ड और करंट ईयर का सप्लाई दोनों अच्छा खासा स्टेडी आ रहा है, जिस वजह से कोई रीजन नहीं मिल पा रहा है कि ये प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जाए। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में तो सितंबर में एनसीडीएक्स ने 6854 का 52 वीक लो बनाया है। तो हालांकि सर हमें अगर ट्रेंड या प्राइसेस देख के ये लगता होगा कि बाउंस बैक इज अराउंड द कॉर्नर, पर बाउंस बैक आता हुआ दिख नहीं रहा है, तो एक बार के लिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 डेज में एक बार के लिए सर सेल का ही सजेशन दूंगा, क्योंकि जब तक कोई खास हमें ब्रेकआउट या बाइंग का सिग्नल नहीं मिलता है तब तक बाइंग आते हुए इस काउंटर में दिख नहीं रही है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप एक बार के लिए 6700 रुपीज के लिए सेल करें सितंबर वायदा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 6950। 6950 का स्टॉप लॉस, टारगेट है 6700 का। यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है, ऐसा सादरी जी को लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी की चाल भी आज कमजोरी नजर आई। अब अक्टूबर का जो अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो फिसलकर 16,000 के करीब आ चुका है। सादरी जी, हल्दी को लेकर क्या रिपोर्ट है? ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है? फंडामेंटली क्या है और टेक्निकली भाव आपको कैसा दिख रहा है? विष्णुवन जी, टर्मरिक में हमने आज जो मंदी आते हुए देखी है, इसका मैं रीजन मेरे हिसाब से ये बताऊंगा कि टर्मरिक में इस महीने एनसीडीएक्स में पहली एक्सपायरी है, तो इस वजह से सर हमने आज दोनों काउंटर में एक्सपायरी का प्रेशर देखा है। 16 से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी में चला जाएगा। हालांकि अगस्त एक्सपायरी में जाएगा, जो मूड रहता है काउंटर का वो बाकी के सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने मिलता है। तो ये मेन रीजन है कि हल्दी में आज हमने थोड़ी बहुत फिसलता हुआ काउंटर देखा है। हल्दी में मेरी बिल्कुल जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, दोबारा आपके पास सादरी जी आएंगे, लेकिन हल्दी के कॉल एक बार बता दें कि जीरा और धनिया इनकी सेल कॉल है, लेकिन हल्दी की अगर बात करें तो बाई की कॉल है। 16,090 रुपये पे हल्दी खरीदने की सलाह है, 16,300 के टारगेट के लिए, और जो स्टॉप लॉस है वो है 15,900 रुपये का। अब ग्वार की बात करते हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों में भी आज दबाव दिखा था। सादरी जी बताइए, क्या लग रहा है ये दबाव और बढ़ेगा नीचे की तरफ? कहां तक आ सकता है ग्वारगम का वायदा और ग्वार सीड का वायदा? चलिए, और आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। ग्वार सीड और ग्वारगम की कॉल ही एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। ग्वार सीड में भी उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 5,295 रुपए के लेवल पे ग्वार सीड बेचने की सलाह है। 5,200 का टारगेट, 5,360 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। ग्वार सीड के अलावा अगर ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम भी यहाँ पर बेचने की ही सलाह है, और ग्वारगम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ बेचने की जो सलाह दी है 10,392 पे, 10,220 के टारगेट के लिए, और 10,500 का इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब बात नॉन एग्री मार्केट की वापस से कर लेते हैं। आज जिंक काफ़ी कमज़ोर नज़र आया। हरी जी बताइए, जिंक में क्या हो गया है? क्या जिंक और टूट सकता है? क्या करीब करीब 2% तक टूट चुका है, 255 रुपए तक भाव आ चुके हैं। आगे और कितनी गिरावट दिख रही है आपको? सर जो चार्ट है उसमें एक बार एक शॉर्ट टर्म का टॉप बनता नजर आ चुका है कि अभी फर्दर वीकनेस इसमें लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि जिंक अराउंड 250 248 तक का जो लेवल है वो टेस्ट करेगी, और जो नेक्स्ट जो हमें जो बाउंस मिलेगा अराउंड 247 248 से मिलना चाहिए एक बाउंस। तो और एल्युमिनियम को लेकर क्या व्यू है? एल्युमिनियम थोड़ी रिकवरी के मूड में दिख रहा है, क्या एल्युमिनियम तेज हो सकता है? क्या राय है हरीश जी एल्युमिनियम को लेकर?
सर एल्युमिनियम एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है 4 आवरली चार्ट पर, तो उसमें जो फिलहाल का जो है अभी रेंज बाउंड सेशन रहेगा, बट इसमें जो स्लो एंड स्टडी मूव विंस द रेस वाला हिसाब है कि अगर हमें इसमें 215 216 के ब्रेकआउट्स मिलते हैं और ठीक ठाक वॉल्यूम अपने मार्केट में दिखता है, तो उसके बाद इसमें हाँ बड़े टारगेट्स हैं। अगर 215 216 का लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट जो है 200 इवन 22 228 तक का लेवल जो है टेस्ट कर सकती है। वहीं इसका जो डाउनसाइड रिस्क है वो बड़ा लिमिटेड रहेगा। 208 का जो है क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें एल्युमिनियम में। सर 186 के आसपास लेड में क्या करना चाहिए हरीश जी? सर लेड के अंदर जो अभी मार्केट का करंट फॉर्मेशन बन रहा है, लेड और जिंक जनरली क्या है साथ साथ चलते हैं, तो लेड में भी वीकनेस है, बट लेड थोड़ा सा स्टेबल है एज कंपेयर टू जिंक। तो लेड में अगर 185 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो लेड में हमें फर्दर वीकनेस मिलेगी, और इवन 183 के लेवल और 181 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। वहीं जो अपर साइड जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 188 का लेवल रहेगा। तो 188 के जो है स्ट्रिक्टली हम लोग मेंटेन करें, और उसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो वो एक डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी बन जाएगा, तो उसके बाद इसमें बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं शुगर सेक्टर को लेकर। शुगर सेक्टर को लेकर खबर ये आ रही है कि एथनॉल कीमतों को बढ़ाने पर विचार चल रहा है और FY 24-25 के लिए एथनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी पर यह विचार है। और 1 नवंबर से एथनॉल का ये सीज़न शुरू होता है और वो 31 अक्टूबर तक जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी है। शुक्रिया विठलानी जी, आपने वक्त निकाला। सर इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? पहले ये बताइए कि लास्ट कब इथेनॉल के दाम बढ़ाए गए थे? लास्ट दाम जो थे वो 22-23 की सीजन पूरी होने के बाद बढ़ाए गए थे, पर तुरंत ही वो चेंज जो थी, ये इथेनॉल की उत्पादन करने की जो कैपेसिटी को ब्रेक लगाया गया था। एक रूमर सी आ गई थी 23-24 में कि शुगर का उत्पादन कम रहेगा, डोमेस्टिक रूल में भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये उसके बाद तो कभी बढ़ाया नहीं गया है। और उस समय जो था 65 रुपया 61 पैसा कैन जूस से था, 60 रुपया 73 पैसा बी मोलासिस और 56 रुपीज 28 पैसा सी मोलासिस से। अब ये दाम जो है मेरे हिसाब से कम 8% तो बढ़ना ही चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। % आप बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं सर? 8 से 10%। 8 से 10% बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग। सर क्या कुछ सोर्सेस आपके बता रहे हैं मिनिस्ट्री के, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सोर्सेस वगैरह से कुछ जानकारी मिली है कि कितनी बढ़ोतरी है? तो आप लोगों की डिमांड है 8 से 10%, कितनी बढ़ोतरी वाकई हो सकती है? देखिए कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री साथ में मिलके ये डिसीजन लेंगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अकेली नहीं ले सकती है डिसीजन, क्योंकि कितनी शुगर की डाइवर्जन जो है वो इथेनॉल की तरफ होगा और फिर हमारे डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए कितना रहेगा। इस बार ऑलरेडी 60 लाख टन के ज्यादा स्टॉक तो है ही, तो वो जितना भी एडिशनल है वो तो तुरंत नई सीजन चालू होते ही 1 नवंबर से ही दे सकते हैं, और एस्टिमेशंस निकल के फिर वो डिसाइड होगा। ये प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग के लिए जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो दोनों मिनिस्ट्री साथ में, फूड मिनिस्ट्री और पेट्रोल मिनिस्ट्री साथ में मिलके ये करेगी। अभी पेट्रोल मिनिस्ट्री ने तो आज से ही इसके ऊपर काम चालू कर दिया है, और उसके ऊपर से फिर मालूम पड़ेगा कि जब दोनों मिनिस्ट्री मिलके क्या प्राइसिंग करती है। सर डीजल में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बातचीत कर रही है सरकार ने। हालांकि पेट्रोल ब्लेंडिंग में करीब 13.5% के आसपास का लक्ष्य तो हासिल कर चुकी है, और 2025-26 तक 20% के टारगेट के साथ काम हो रहा है। ऐसे में डीजल में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, क्या इसके लिए ट्रायल रन जो पहले 2018 में हुआ था, या बाकी फिर से ट्रायल शुरू होंगे इसको लेकर? नहीं, डीजल इथेनॉल जो डीजल ब्लेंडिंग के ये ट्रायल 2-3 बार और भी हो चुके हैं, और गवर्नमेंट यही देख रही है कि इंपोर्ट बिल जो है हमारा क्रूड का, वो इंपोर्ट बिल कितना कम हो सकता है और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जावे, और हमारी करेंसी जो है वो ज्यादा ये स्पेंड न हो,
वो Okay. हिसाब से लग रहा है कि डेफिनेटली ये कदम भी उठाया गया है। ओके सर, मिलों के हिसाब से कितनी बड़ी खबर है? क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम शुगर बनाने के बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग को डीजल के लिए भी और पेट्रोल के लिए इस मात्रा में बचा पाए? क्योंकि कैपेसिटी की बात जहां पर है, देश में करीब 1589 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता है। हालांकि इसमें गन्ने के अलावा बाकी जो फीड्स होंगे, कैटल फीड्स होंगे या बाकी अनाज होंगे, उस पर भी उसका भी ये नंबर होगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो 1589 करोड़ से भी बढ़ाने की अगर गवर्नमेंट की मांशा है, तभी तो ये डीजल के लिए उन्होंने परमिशन बोली बात कर रहे हैं। ये बात ऐसी है कि हमारे ये जो 2024-25 की सीजन में कोई 100% कैपेसिटी पे शुगर केन से इथेनॉल बनने की परमिशन आने की उम्मीद तो कम लग रही है। पर 24-25 में अभी से ही बोल रहे हैं कि 25-26 में काफी अच्छा क्रॉप रहेगा प्लांटेशन के हिसाब से, उस समय आ सकती है। तो इस समय हमें नहीं लगता है कि जितनी कैपेसिटी शुगर केन जूस से बनाई गई है उतनी मिले। इसलिए ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि आप केन प्लस फीड दोनों जो यूज करो और उसके हिसाब से ये होनी चाहिए। पर एक चीज को गवर्नमेंट ये भी काफी सीरियसली देख रही है कि हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से अगर राइस और अगर फीड से जो इथेनॉल बनती है, तो मात्रा ये देखनी चाहिए कि पहले इंसान को भी खाने के लिए होना चाहिए। सही बात है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए फूड मिनिस्ट्री भी काफी अच्छा काम कर रही है। ओके, शुक्रिया विटलानी जी, आपने वक्त निकाला। और ये अहम खबर कि इथेनॉल कीमतें बढ़ाने की तैयारी चल रही, इस पर विचार चल रहा है, इस पर अपनी राय आपने दी इंडस्ट्री की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको बता दें कि खरीफ सीजन की बुआई के जो नंबर्स अभी दिख रहे हैं, कुल बुआई का एरिया करीब 1.5% ज़्यादा है और ये लगभग बुआई का काम हो चुका है। बहुत कुछ कम चुनिंदा कुछ फसलें होंगी जहां पर बुआई या बाकी होंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ ही पूर्व कृषि सचिव भी रह चुके हैं। सिराज सर, जो ये इस बार के जो नंबर खरीफ सीजन के दिख रहे हैं, इस पर आपका सेंस क्या है? कैसे आप रीड कर रहे हैं इस बार के नंबर्स को देखकर? देखिए, मॉनसून की प्रोग्रेस इस साल बहुत अच्छी रही है। गुज़िश्ता 2 सालों में मॉनसून बहुत इरेटिक रहा था और खासतौर से पूर्वी राज्यों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में मॉनसून की कमी के कारण जो धान का उत्पादन है उसमें कमी आई थी। और इसी तरीके से जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर भी मॉनसून की कमी की वजह से पिछले साल दालों के उत्पादन में हुई, शुगरकेन का उत्पादन कम हुआ। तो इस साल सारी चीजें ये नॉर्मलाइज हुई हैं और सिवाय कॉटन के हर चीज का जो एरिया है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। कि कुल मिलाकर अगर अगले 1-1.5 महीने में भी मॉनसून रेंज बहुत ज्यादा नहीं हुई, फ्लडिंग नहीं हुई और मॉनसून अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड रहा, तो खरीफ का उत्पादन बहुत अच्छा होगा और उससे प्राइसेस भी कम होने की उम्मीद की जा सकती है। खबर है, कुल मिलाकर ही खरीफ फसलों की जो बुआई हुई है वो काफ़ी अच्छी है। अगर चीज़ें सब कुछ नॉर्मल रही, नॉर्मल मौसम रहा, तो डेफिनेटली इस बार बम्पर उत्पादन की उम्मीद है। सर, दलहन को लेकर सबसे बड़ी चिंता सरकार की थी। क्या लग रहा है, जिस तरह के बुआई के नंबर खरीफ सीजन में दिखे हैं, क्या इससे कुछ राहत की उम्मीद करनी चाहिए अब आगे? देखिए, किसानों ने ये सिग्नल लिया कि तूर और उड़द और मूंग, सारी जो दालें हैं उनके दामों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी इस साल इंडिया को करना पड़ा है। तो उस सिग्नल को ध्यान में रखते हुए किसानों ने दालों का एरिया बढ़ाया है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन का एरिया घटा है। अब इसमें सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि जब ये उत्पादन मार्केट में आएगा तो सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो एमएसपी को प्रोटेक्ट करें, वो उस एमएसपी से नीचे ना जाने दे मार्केट प्राइसेस को। तो हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा करने में हम कामयाब हुए तो अगले साल भी किसानों को अच्छा सिग्नल मिलेगा और दालों का उत्पादन और बढ़ेगा। फिर भी हम ये तो नहीं कह सकते कि इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट कम होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। कम दलहन में थोड़ा इंपोर्ट अगर कम हो जाए, क्योंकि इस साल जिस तरह से हम लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं, पूरा खुला भी छोड़ रखा है, तो उम्मीद है कि अगले साल उसका बोझ कम होगा। सर, तिलहन पर आखिरी टेक आपका क्या होगा? क्या लग रहा है? तिलहन बुआई हालांकि पिछले साल के आसपास ही है, लेकिन कुछ अगर सेगमेंट वाइज अगर बताएं अलग अलग तिलहन को लेकर, तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार?
देखिए, तिलहन में ग्राउंडनट और सोयाबीन दोनों का एरिया अच्छा है। दोनों के उत्पादन में अच्छी रेनफॉल होने की वजह से उत्पादकता भी अच्छी होगी। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो सोयाबीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो तकरीबन 1 टन के पर हेक्टेयर चल रही है पिछले 20 साल से। कभी 100 किलो का उसमें इजाफा हो जाता है, कभी कम हो जाती है। तो इसमें तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ये कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे सीड्स आए जिससे कि इसके यील्ड में इजाफा हो सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि इस साल चैलेंज मोड में ICAR और प्राइवेट सीड कंपनीज को टारगेट दिया जाएगा। तो अगर उस पर सचमुच अमल होता है तो हम समझते हैं कि अगले 2-3 साल में, 4 साल में नए सीड सोयाबीन के आएंगे जिससे कि यील्ड में इजाफा हो सकेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बिल्कुल सही सुझाव है क्योंकि यील्ड पर फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि एरिया तो आपके पास लिमिटेड ही है। अगर आपको दलहन का एरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है तो कॉटन का एरिया कम हुआ है। तो ये चीज़ें अगर आपको प्रोडक्टिविटी पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। शुक्रिया सिराज हुसैन साहब आपका। हरीश जी और कंवर सादरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कमोडिटी फटाफट के दर्शकों के लिए अपना वक्त दिया। तो चलिए इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।